हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मनुष्य के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, मनुष्य का जो शरीर है उसके बारे में जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऐसे कुछ रीजन है, ऐसे कुछ डिस्कशन है आज का जो हमारा वो सबको पता होना चाहिए। एक ह्यूमन जो एक मतलब हमारा जो ये समाज है, जो सोसाइटी है, इसमें जितने भी पर्सन रहते हैं, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उनको ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, डेली हमारे साथ घटने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो ये जो आज का सेशन है ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन है, जैसे कि एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, नेवी में AA, SSR, MR, एयरफोर्स में ग्रुप वाई, सिर्फ ग्रुप वाई के लिए, क्योंकि ग्रुप एक्स में जीके नहीं पूछी जाती। यहाँ तक कि NDA और UPSC में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जनरल साइंस से रिलेटेड है, हमारे डे टू डे जो हमारी लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं उससे रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे बात हो रही है अंतःस्रावी ग्रंथि की, यानी अंदर जो अंतःस्रावी यानी अंदर जो स्त्राव करने वाली ग्रंथि होती है वो कौन होती है? थायराइड ग्रंथि। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को निष्कासित करती है। जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है वो इससे निष्कासित होता है। वो भी किस कारण से? आयोडीन के कारण से। अगर आयोडीन नहीं होगा, अगर हमारे मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसे गलकंड भी बोलते हैं। अगर ये आयोडीन नहीं रहेगा तो जो ये थायराइड ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को ये नहीं स्त्राव कर पाएगा, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है? घेंगा रोग या गलकंड जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि होती है। जो नेक्स्ट है वो है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ओके, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसकी इकाई क्या होती है? जिसकी इकाई होती है न्यूरॉन। और ये तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर की होती है। जो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। जो नेक्स्ट है वो है, और मैं इसमें और भी बता दूं कि जो लंबी कोशिका की जब बात आए तो तंत्रिका कोशिका, जब बड़ी कोशिका की बात आए, जब सबसे बड़ी कोशिका जो कि एक रिप्रेजेंट करता है वो हो जाता है 170 मिलीमीटर का, जो कि क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोप की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसकी जो मतलब उसकी जो माप होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो हो जाती है 170 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर। उसे हम लोग देख सकते हैं, वो हमारे आंखों से विजिबल होता है। तो जब लंबी की बात आएगी तो तंत्रिका कोशिका, और जब बड़ी की बात आएगी तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और जब सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो हो जाती है हमारी 0.1 माइक्रोन की। 0.1 माइक्रोन की जो सबसे छोटी कोशिका है वो हो जाती है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन बॉडी की, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। उसमें माइको आ रहा है और माइक्रो मीन्स छोटा होता है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन। जो नेक्स्ट है वो है सबसे लंबी तंत्रिका। सबसे लंबी तंत्रिका वो हो जाती है सियाटिक। सबसे लंबी तंत्रिका जो है वो हो जाएगी सियाटिक। तो सियाटिक को हम लोग बोलेंगे सबसे लंबी तंत्रिका। जो नेक्स्ट है वो है सबसे बड़ी पेशी। तो सबसे बड़ी जो पेशी है वो हो जाएगी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की बात की गई है, और मैक्सिमस में क्या आ रहा है? मैक्सिम, यानी हम लोग क्या मैक्सिमम बोलते हैं? मैक्सिमम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे बड़ी पेशी, तो ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी मैक्सिमम यानी बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम मीन्स बड़ी, वैसे ही सबसे बड़ी पेशी तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, ऐसे हम लोग इसको याद कर लेंगे। जो नेक्स्ट है वो है सबसे छोटी पेशी।
जो सबसे छोटी पेशी है वो क्या होती है? वो होती है स्टेपेडियस। सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस होती है, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी जो कि स्टेपेडियस होती है और ये हमारे कानों में पाई जाती है। जो नेक्स्ट है वो है सबसे बड़ी धमनी। तो सबसे बड़ी धमनी हो जाती है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें दो मतलब जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें दो नलिकाएं लगी होती हैं, जिसमें एक को धमनी बोलते हैं और दूसरे को शिरा बोलते हैं। जो धमनी होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। ओके, जो मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है उसको ये वहन करता है, उसको उसका परिसंचरण करता है ह्यूमन बॉडी में धमनी। लेकिन जो शिरा होता है वो जो CO2 युक्त रक्त होती है, जो CO2 से भरी रक्त होती है उसका संचरण करता है। वो पुनः पूरे ह्यूमन बॉडी से लेके हृदय में जाता है, फिर वो शुद्ध होके फिर वो कहाँ जाती है? धमनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यानी ऑक्सीजन से युक्त हो जाती है तो वो शुद्ध होती है, और जब CO2 से युक्त होती है तो वो अशुद्ध होती है। और CO2 युक्त होती है, CO2 से भरी होती है, तो उसको मतलब उस रक्त को कौन ले जाता है? शिरा ले जाता है। ओके, तो सबसे बड़ी धमनी हो गई एब्डोमिनल एओर्टा। जो नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो हमारे जांघ में जो हड्डी होती है फीमर जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। ओके, स्टेपिस पीस यानी छोटा सा पीस टुकड़ा, तो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस जो कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। यह है ग्रंथि, न कि अंग। अंग और ग्रंथि में बहुत ही डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा अंग, तो उसमें लगा के आ जाते हैं यकृत, जो कि गलत है। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का जो मतलब अंतः अंग होता है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन है, जब अंतः की बात की जाएगी तब यकृत हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो हम लोग बोलेंगे त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। लेकिन सबसे बड़ा अंतः अंग की बात की जाए, वो जिसे हम लोग मतलब ये स्पेशली ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत जो है ये शुद्ध मतलब ये क्या करता है? हमारे जो मतलब हमारे शरीर से यूरिया को अलग करता है। जब अमीनो अम्ल और ये सारी चीज़ों की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो रक्त से वो क्या करता है? उनको निकाल के यूरिया में चेंज करके निकालता है, हमारे रक्त को छानता है स्पेशली यकृत। ओके, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। इसका वजन कितना होता है? 1 kg से 1.5 kg के बीच, 1 kg to 1.5 kg इसका वजन होता है। जो नेक्स्ट है सबसे बड़ा शिरा। तो सबसे बड़ा शिरा हो जाएगा इंफीरियर वेना कोआ। इंफीरियर वेना कोआ, सबसे बड़ा शिरा इंफीरियर वेना कोआ। जो शिरा हमारे शरीर में होगा सबसे बड़ा, वो हो जाएगा इंफीरियर वेना कोआ। जो नेक्स्ट है वो है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जिसे WBC बोलते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जिसे WBC बोलते हैं, तो वो हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट यानी एक ही साइट। मोनो मीन्स एक होता है, रूट वर्ड है मोनो जिसका अर्थ होता है एक, और साइट यानी एक ही दृश्य, एक ही साइट। तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो कि WBC में एक ही जो साइट है जो कि सबसे लंबा है, जिसे क्या बोलते हैं? मोनोसाइट। ओके, तो WBC यानी श्वेत रक्त कण में सबसे बड़ा जो कि हमारा साइट है वो है मोनोसाइट। जो नेक्स्ट है सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता, यानी वो पुनः उसका निर्माण हो जाए, उसमें टूट फूट हो लेकिन पुनः वो उद्भव कर जाए, पूरा पुनः वो जीवित, मतलब ऐसे बोले उसमें पुनः उसमें जीवन आ जाए, वो पुनः फिर से थका हुआ हो लेकिन फिर से वो फुर्तीला हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वो होती है यकृत कोशिका में। जो हमारी यकृत होती है, तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है।
जो नेक्स्ट है वो है सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वो होती है मस्तिष्क कोशिका में। मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता होती है। इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि सिर पे ज़्यादा चोट नहीं लगना चाहिए या सिर को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बार डैमेज हो जाता है तो इसके ठीक होने की चांसेस बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती ही नहीं है, इसकी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ओके, इसीलिए हम लोग सिर को बचा के रखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ा अंग मैंने बता ही दिया, त्वचा होता है, जो कि ये चूंकि पूरे हमारे शरीर में ये छाया हुआ है, तो सबसे बड़ा अंग यही हुआ त्वचा। और त्वचा अगर नहीं रहे तो हम लोग के अंदर से जो तैलीय चीज़ें अगर हैं वो नहीं निकल पाएंगी, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो हमारा पसीना होता है वो भी नहीं निकल पाएगा, जिससे शरीर का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। ओके, जो हमारी त्वचाएं होती है उसमें क्या होता है, उसमें रंध्र होता है, उसमें छोटा छोटा जो रंध्र होता है, यानी उसमें थोड़ा छिद्र होता है, जैसे कि पत्तियों में होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में जो छिद्र होता है, वैसे ही हमारे त्वचा में होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सबसे व्यस्त अंग। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, वो होता है हृदय। जो हमारा हार्ट है वो सबसे व्यस्त अंग होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे व्यस्त अंग हृदय। तो हृदय की अगर हम लोग बात करें तो ये 1 मिनट में 72 बार, औसत अगर हम लोग देखें, एवरेज हम लोग बात करें तो 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ वो डर जाए या एक्सरसाइज कर ले तो 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़केगा, 180 बार। अगर सिंपली कोई व्यक्ति है जो कि स्वस्थ, अगर हम लोग बात करें स्वस्थ व्यक्ति की, स्वस्थ पर्सन की, तो 1 मिनट में एवरेज अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन वही एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति, मतलब एक्सरसाइज जस्ट किया हुआ है या जस्ट दौड़ा हुआ है या कोई व्यक्ति डर गया, तो उसका जो मतलब हार्ट रेट है, वो हार्ट बीट है, वो कितना बढ़ जाता है, एक मिनट में 180 बार धड़कता है 1 मिनट में। जो नेक्स्ट है वो है सबसे पतली त्वचा। सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, पतली, तो वो हो जाएगी कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा। ओके, तो सबसे पतली त्वचा ह्यूमन बॉडी में जो हमारी हो जाएगी थीन त्वचा, वो हो जाएगी कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा जो कि सबसे पतली त्वचा होती है। जो नेक्स्ट है वो है संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रक्त का आयतन कितना होता है, तो वो हो जाता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। लेकिन पुरुषों में तो 5 से 6 लीटर पाया जाएगा। ओके, लेकिन जो फीमेल की बात करें, जो स्त्रियों की बात करें, तो उनमें ½ लीटर कम पाया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है रक्त स्त्रियों में। और यहाँ पे जो रक्त है हमारे शरीर में, तो ये क्या है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त है ये टिश्यू है, ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक रक्त। ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। साथ में ही हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको ये पूरे शरीर में संचारित करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में संचारित करता है। ओके, तो ये रक्त अगर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे शरीर का, जो ह्यूमन बॉडी है उसके पूरे शरीर का 7% हिस्सा होता है जो रक्त है। जो रक्त है वो पूरे शरीर का 7% हिस्सा रखता है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। ओके, और जल जो है वो 65% होता है। ह्यूमन बॉडी में जल की मात्रा 65% होती है। वैसे भी अगर जल नहीं रहेगा तो कुछ भी अच्छा से नहीं होगा, न पाचन क्रिया हो पाएगी, न शरीर का संतुलन अच्छे से रहेगा। ओके, तो इसलिए पानी पीना बहुत ही जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को मतलब प्रत्येक दिन 5 से 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए, कम से कम 2.5 लीटर। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सामान्य रक्तचाप। जो हमारा रक्तचाप होता है, जिससे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग बीपी कंसीडर करते हैं। ओके,
तो सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है 120 डिवाइडेड बाई 80, यानी 120/80, 120/80 mmHg, जो कि क्या है, सामान्य रक्तचाप है। एक सिंपल पर्सन, एक जो स्वस्थ हेल्थी पर्सन होता है, उसमें जो रक्तचाप होना चाहिए, जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, वो होना चाहिए 120/80। जो बड़ा वाला है वो ऊपर रहेगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि 80 ऊपर रहता है कि 80 नीचे रहता है। तो जो बड़ा वाला है वो ऊपर रहता है, 120 ऊपर रहेगा और नीचे 80 रहेगा। ओके, नेक्स्ट है लाल रक्त कणों। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो इनकी संख्या कितनी होती है, वो भी हम लोग ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे इनकी संख्या अलग अलग होती है, मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। तो मेल में हो जाती है 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। मेल में जो आरबीसी की संख्या होती है रेड ब्लड सेल्स की, वो हो जाती है 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उसमें रहती है सिर्फ 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। तो मतलब फीमेल में थोड़ी कम होती है स्त्रियों में, और मेल में ज़्यादा होती है। तो मेल में कितनी हो जाएगी, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, और फीमेल में हो जाएगी 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ओके, तो ये लाल रक्त कण हो गए आरबीसी। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसका रंग जो लाल होता है वो हो जाता है हीमैटिन के कारण। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीमैटिन नामक जो लौह अयस्क पाया जाता है, हीमैटिन लौह अयस्क पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, और उसी के कारण जो रक्त होता है वो लाल हो जाता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है आरबीसीज का जीवन काल। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड सेल्स की जीवन काल, तो ये 20 से 120 दिन मात्र जीवित रहती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो मतलब 20 से 20 मिनिमम और 120 इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो 20 से 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं ह्यूमन बॉडी में, और इनका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका निर्माण पूरे मतलब एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पूरे पर्सन में, व्यक्ति में इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारे ब्रेन है उसमें अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लेकिन अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो ये यकृत या प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है, यकृत या प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन है, इसकी जो मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं सिंपल, एक एज अ सिंपल ह्यूमन बॉडी, इसमें इसका जो निर्माण होता है वो मैंने बताया अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन कोई कोई स्त्री जब मतलब भ्रूण अवस्था में होती है तो उसमें मतलब इसका निर्माण जो रेड ब्लड सेल्स है इसका निर्माण होता है यकृत या प्लीहा में ही होता है, जिसमें इसकी मृत्यु होती है। उसी में जब कोई स्त्री भ्रूण अवस्था में रहती है तो उसमें उसका मतलब उत्पादन यकृत या प्लीहा में ही होता है। ओके, और जो ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसकी तो संख्या मैंने आप सभी को बता दी, और ये मतलब जो इसमें क्या मैंने बताया 20 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है, और इनकी मृत्यु हो जाती है यकृत या प्लीहा में, और इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ओके, और यहाँ पे एक और बात आती है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ओके, स्तनधारियों में मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वैसे जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो मतलब ये अनुपस्थित रहते हैं, उनमें केंद्रक अनुपस्थित रहते हैं। आरबीसीज में केंद्रक स्पेशली पाया ही नहीं जाता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जो ऊंट होते हैं, लामा होते हैं, ये सारे जो स्तनधारी होते हैं इसमें इनकी जो मतलब रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। जो लामा हो गया, ऊंट हो गया, इनका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ऐसे एज अ सिंपल ह्यूमन बॉडी उसमें रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप सभी को पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस अपवाद से पूछे जाते हैं।
जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि जो लामा हो गया और ऊंट हो गया, ऐसे स्तनधारी, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो एज अ सिंपल ह्यूमन बॉडी उसमें उसके रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो नेक्स्ट है वो है WBCs का काउंट। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, जो बाहर से जीवाणु जाते हैं हमारे अंदर, डेली जो जीवाणु जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसे सिंपल हैं घूम रहे हैं तो आपके अंदर जीवाणु नहीं जा रहा, विषाणु नहीं जा रहा, वैसे ऑलरेडी मतलब रोज डे बाय डे जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अपना जैसे मशीन है तो काम कर रहा है। तो जो WBC है वो क्या करता है, वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, विषाणुओं को मारने का काम करता है, और ये रक्त में ही होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, जो मस्तिष्क है उसी में इसका निर्माण होता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ, रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग है, 60 से 70% भाग इसका बना होता है न्यूट्रोफिल्स कणिका का। जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं जो कि जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, जो बाहर से अंदर जीवाणु जाते हैं, या कभी कभी हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसको फिर से मजबूत बनाने के लिए, कमज़ोर क्यों होता है जीवाणुओं के अटैक से, तो उसको मजबूत बनाती हैं, और ये जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं ये उनसे लड़ती हैं। तो जो मतलब 60 से 70% भाग जो कि WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका 60 से 70% भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, तो इसकी मैंने बात की कि WBCs का जो सामान्य काउंट है, जैसे कि हम लोगों ने किया RBCs का काउंट किया हम लोगों ने, यहाँ पे कहा शायद नेक्स्ट में है। ओके, नेक्स्ट में रक्त प्लेटलेट्स का काउंट है, यहाँ पे WBC का भी काउंट मैंने लिखा होगा, अगर इसमें नहीं है तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग लिख लेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो WBCs है उसका सामान्य काउंट, यानी उसकी हम लोग अगर गिनती करें सिंपल ह्यूमन बॉडी में, जो कि हेल्दी एक पर्सन होता है, उसमें इसकी कितनी मात्रा होती है, तो वो हो जाएगी 5000 से 10,000 क्यूबिक mm। जो WBC है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, उसका सामान्य काउंट अगर हम लोग करें तो उसका जो काउंट हो जाता है वो हो जाता है 5000 से 10,000 क्यूबिक mm। 5000 से 10,000 क्यूबिक mm वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। 5000 से 10,000 होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स। जो नेक्स्ट है वो है WBCs वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल। इनका लाइफ कितने दिन का होता है, इनका जो लाइफ होता है वो कितने दिन का होता है, तो वो हो जाता है 2 से 5 दिन का। ये 2 से 5 दिन ही जीवित रह पाती हैं, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में ही हो जाती है, ब्लड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, वाइट ब्लड सेल्स, और इनका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये WBCs हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनमें जो मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा जैसे कि RBCs में जो एक ह्यूमन बॉडी होता है उसमें क्या केंद्रक नहीं पाया जाता, सिर्फ लामा और ऊंट जैसे स्तनधारियों में पाया जाता है, लेकिन और सब जितने भी हैं उसमें नहीं पाया जाता। लेकिन जो WBC है जो कि वाइट ब्लड सेल्स है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वाइट, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो नेक्स्ट, और इनका मृत्यु जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। जो नेक्स्ट है रक्त प्लेटलेट्स काउंट्स। जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, रक्त प्लेटलेट्स जो कि क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में काम आती हैं। यानी अगर मतलब कट जाता है, कुछ कट छट जाता है ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, तो वो जो रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा तो पूरा खून बाहर निकल जाएगा, जिससे कि आदमी मर जाएगा। ओके, तो रक्त का प्लेटलेट्स जो है वो भी बनना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये मतलब इसमें कौन यूज़फुल होता है, वो एक जो है फाइब्रोजेनिन नामक एक इसमें प्लेटलेट्स होता है, जो ये रक्त प्लेटलेट्स हैं, तो वो रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, रक्त का थक्का वही जमाता है। यहाँ पे उसकी जो हम लोग संख्या की बात करें कि ह्यूमन बॉडी में उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाती है 2 से 4 लाख।
2 से 4 लाख प्रति क्यूबिक एमएम पर क्यूबिक एमएम, 2 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम, जो कि WBCs जो कि रक्त प्लेटलेट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी संख्या होती है। और रक्त को जमाने का काम कौन करता है? थक्का जमाने का फाइब्रोजेनिन। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, कि एक ह्यूमन बॉडी में, एक मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है। तो जो मेल होते हैं उनमें हो जाता है 40 से 60 ग्राम पर 100 सीसी, जो रक्त का जो हमारा पूरा ब्लड होता है उसका 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 ग्राम पर 100 सीसी होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फीमेल में कम ही होता है, 12 से लेकर 14 ग्राम पर 100 सीसी। जो हमारा रक्त है उसका सिर्फ 12 से 14 ग्राम पर 100 सीसी ही होता है फीमेल में, लेकिन मेल में कितना होता है? 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 मेल में, फीमेल में 12 से 14। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बता ही दिया कि जो पूरा जो मानव शरीर है, रक्त का जो भार होता है वो पूरे मानव शरीर के भार का 7% होता है। यानी ऐसे तो बात करें एज अ सिंपल कि जो हमारा शरीर है उसमें 5 से 6 लीटर पाया जाता है रक्त, लेकिन फीमेल होती है उनमें थोड़ा कम पाया जाता है, ½ लीटर कम पाया जाता है। पुरुषों की तुलना में ½ लीटर स्त्रियों में कम पाया जाता है रक्त। और ये हमारे शरीर का कितना परसेंट होता है? हमारे शरीर का टोटल भार का 7% होता है। और मैंने बताया कि जो WBCs होती हैं उनका 60 से 70% जो पार्ट है वो किसका बना होता है? वो बना होता है न्यूट्रोफिल्स कणिका का। जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं जो कि जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, उनका बना होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग रक्त के जो हमारे जितने भी 4 वर्ग हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो इसमें जो रक्त होते हैं, जो 4 प्रकार के रक्त होते हैं। ओके, तो पहला जो रक्त समूह है ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा AB और चौथा O। तो यहाँ पे बात हो रही है सर्वदाता रक्त समूह, यानी जो सभी को दे देता है, सभी को दान करता है, यानी जिसका जो रक्त समूह है वो सभी से मैच करता है। तो सर्वदाता रक्त समूह क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। लेकिन सर्वग्राही रक्त समूह, यानी जो सभी के रक्त को इस्तेमाल कर ले, जिससे किसी से एलर्जी ना हो, तो सर्वग्राही जो यानी सभी के रक्त को ग्रहण करने वाला जो रक्त समूह है वो है AB। जो AB है ये सभी के रक्त को ग्रहण करता है। ओके, तो यहाँ पे A और B जो होते हैं वो मतलब A और B सिंपली O के रक्त को ग्रहण कर लेते हैं। A क्या करता है? AB के रक्त को ग्रहण करता है। B क्या करता है? B भी AB के रक्त को ग्रहण करता है। AB सिर्फ AB और O के रक्त को ग्रहण करता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे रक्त समूह हो गए वो हो गए 4 टाइप के, A, B, AB और O। और जो रक्त का जो हमारा मतलब जैसे कि परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सामान्य शरीर का तापमान। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? वो हो जाता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में देखें तो वो हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट है वो है श्वसन दर। जो मनुष्य का जो श्वसन रेट होता है वो क्या होता है? वो हो जाता है 16 से 20 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 16 से 20 बार मनुष्य क्या करता है? श्वसन करता है 1 मिनट में। यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है दांतों की। तो जो दांत होते हैं वो वयस्क जो मनुष्य होते हैं उसमें 32 दांत होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उसमें 20 दांत होते हैं। जो नेक्स्ट है वो है मस्तिष्क का भार। ओके, एक और पॉइंट, अगर मतलब आप सभी से पूछा जाए कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं कि नाइट्रोजन लेते हैं कि क्या लेते हैं कि टोटल गैसें लेते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल गैस। यानी हम लोग श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? गैस लेते हैं, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में फ्री में ऑक्सीजन नहीं मिलता। सभी वायुमंडल में क्या होते हैं? गैसें मिक्स होती हैं।
जो वायुमंडल की गैसें होती है वो टोटली मिक्स होती हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। भले ही क्या हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो हमारी फेफड़े वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन को छान लेती हैं, ऑक्सीजन जो होता है उसको छान लेती हैं और अंदर भेजती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा जो मिश्रित वायु है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी कभी मिस्टेक नहीं करिएगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। हम लोग क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, वायु लेते हैं। जो नेक्स्ट है मस्तिष्क का भार। जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है, उसका भार होता है 1400 ग्राम। मस्तिष्क का भार हो जाता है 1400 ग्राम। ओके, तो 1400 ग्राम में होता है मस्तिष्क का भार। जो नेक्स्ट है वो है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या ये हो जाती है 11 जोड़ी। ये क्रेनियल तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या हो गई 11 जोड़ी और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या हो गई 31 जोड़ी, 11 और 31। तो क्रेनियल की हो गई 11 जोड़ी और स्पाइनल की 31 जोड़ी। क्रेनियल यानी क पहले आता है और स्पाइनल यानी एस बाद में आता है। तो जो क्रेनियल वाली होगी वो कम होगी क्योंकि पहले आती है, तो 11 जोड़ी और स्पाइनल 31 जोड़ी, 31 जोड़ी। यहाँ पे मैंने बात किया ओके, यहाँ पे क्रेनियल मैंने बता दिया, स्पाइनल मैंने बता दिया। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क है हमारा ये 1400 ग्राम यानी कितना का हो गया, 1.4 kg। 1.4 kg इसका भार हो जाएगा, यानी 1 kg 400 ग्राम। ओके, अगर हम लोग kg में इसकी बात करें। जो नेक्स्ट है स्पाइनल, मैंने ये बता दिया क्रेनियल यानी क यानी पहले, तो 11 जोड़ी हो जाएंगी और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी हो जाएंगी। जो नेक्स्ट है वो है सामान्य हृदय दर। जो सामान्य हमारा जो हार्ट रेट होता है वो क्या होता है, हार्ट रेट मैं बोल रही हूँ, ना कि हार्ट बीट रेट। हार्ट रेट यानी हृदय का जो दर होता है वो कितना होता है, वो होता है 72 से 75 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में 72 से 75 बार जो है सामान्य हृदय रेट होता है। और हम लोगों ने पहले क्या देखा, हम लोगों ने हार्ट बीट को देखा। जो हार्ट बीट रेट कितना होता है यानी कि हृदय धड़कता कितने हैं 1 मिनट में, तो वो 72 बार ही धड़कता है औसत। ओके, औसत 72 बार वो धड़कता है। लेकिन अगर यहाँ पे हृदय दर की बात करें, हार्ट रेट की बात करें, तो वो हो जाता है 72 से 75 प्रति मिनट। जो नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस का पीएच। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, तो वो हो जाता है 1.4। तो ये पीएच जो मतलब पीएच जो ये होता है, इसमें हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो जो उदासीन की बात होती है कि कोई चीज़ उदासीन है तो उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, उसकी पीएच होती है 7। ओके, तो जो 7 होता है वो उदासीन फैक्टर होता है यहाँ पे 7। इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इससे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वो क्षार को रिप्रेजेंट करता है। 7 से ऊपर बढ़ेगा 7.1, 7.2, 7.4, 7. मतलब ऐसे 14 तक जाता है। ओके, 7 से 14 तक जाता है। तो 7 से बढ़ते जाएगा तो वो क्षारीय मतलब जो क्षारीय को प्रदर्शित करेगा, क्षार को प्रदर्शित करेगा। वहीं अगर 7 से घटता जाए यानी 6.9 हो जाए, 6.8 हो जाए, 6.7 हो जाए, 5 हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इधर अम्ल कहलाएगा। यानी यहाँ पे अम्लीयता बढ़ रही है। जैसे जैसे ये घटता जाएगा इधर, यानी जो 1 पे आएगा तो 1 सबसे ज़्यादा अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। जो 1 है वो सबसे ज़्यादा अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे जो 14 है वो सबसे ज़्यादा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। और जो 7 है वो क्या है, ये उदासीन फैक्टर है। तो जल क्या होता है, जल उदासीन होता है। और हम लोग नेक्स्ट, मैंने आपको अभी पीएच के बारे में बता दिया। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, 1.4 है, जो कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है। तो 1.4 यानी ये क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया, अम्लीय हो गया। हमारे पेट में जो HCl निकलता है उसका कितना होता है, उसका पीएच 1 होता है। जो HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट के अंदर जो पाचन होती है, पाचन के समय जो निकलता है उसकी कितनी होती है, पीएच 1 होती है। जो नेक्स्ट है वो है मूत्र का पीएच। मूत्र का पीएच कितना होता है, यानी जो यूरिया हम लोग बोल सकते हैं, जो कि यकृत के द्वारा छाना जाता है।
जब ज़्यादा अमीनो एसिड जब रक्त में बढ़ जाते हैं तो उसको क्या करता है, वो अलग कर देता है, जो कि यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका जो पीएच है वो कितना हो जाता है, 6, जो कि अम्लीय है। ओके, 6 यानी 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। तो यहाँ पे मूत्र का पीएच कितना हो जाएगा, 6। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.4 जो कि अम्लीय होता है। वैसे भी ये गैस्ट्रिक जूस यानी गैस की बात हो रही है, जो कि हमारे पेट में अम्लीयता का कारण होता है। तो अम्लीयता जहाँ भी आ जाए यानी अम्ल की बात हो रही है तो 1.4 यानी अम्लीय, 7 से कम है यानी अम्लीय है। जो नेक्स्ट है वो है रक्त का पीएच। हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच कितना है, उसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 होता है पीएच मान रक्त का, जो कि क्या है, क्षारीय है। हमारा रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। ओके, क्षार मतलब ये थोड़ा सा नमकीन टाइप लगता है। जो नेक्स्ट है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जूस का पीएच, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशयिक जूस। तो अग्नाशय क्या है, ये सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाज जूस को निकालता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, और ये पैंक्रियाज जूस यानी अग्नाशयी रस को निकालता है, जो कि क्या है, ये बहुत सारे चीज़ों का पाचन करता है। यानी ये क्या है, ये पाचक के लिए स्पेशल है जो पैंक्रियाज जूस है। तो इसका पीएच कितना हो जाता है, 8.5। 8.5 इसका पीएच होता है। 8.3 से 8.5 इसका पीएच होता है इसके बीच। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है। ओके, 7 से ज़्यादा यानी क्षारीय। तो ये पैंक्रियाज जूस ये बहुत मतलब इसको हैवी पाचक के रूप में बोला जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्रंथि है। सेकेंड लॉन्गेस्ट जो मतलब यकृत के बाद इसका नंबर आता है। जो नेक्स्ट है वो है शरीर में कुल अस्थियों की संख्या। ह्यूमन बॉडी में एक मतलब एक वयस्क ह्यूमन बॉडी, एक पूरा मतलब जैसे कि हम लोग हैं। ओके, तो वयस्क शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 206। जो मतलब जो 15 से ऊपर हो जाते हैं, 18 20 ऐसे करके मतलब हो जाते हैं, कितना मतलब उनमें शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 206। जो नेक्स्ट है वो है शरीर में कुल पेशियों की संख्या। तो शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, हम लोग तो अस्थियों को इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे से कि 206 होती है अस्थियों की संख्या, लेकिन पेशियों की संख्या के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो पेशियों की संख्या हो जाती है 639। 639, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 हो जाएगी शरीर में कुल पेशियों की संख्या। जो नेक्स्ट है वो है शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है। तो ये मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, 65% जो है वो शरीर में जल का हिस्सा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये रही हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।